यह कहानी एक ऐसे नौकर की है जो गूंगा बहरा होने का नाटक करके एक कन्वेंट में नौकरी तो पा लेता है, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं होता कि इस शांत दिखने वाली जगह के अंदर कितने गहरे राज छुपे हैं। यहाँ सिस्टर्स के चेहरे पर मासूमियत का पर्दा है, लेकिन उनके इरादे एक अलग कहानी बयान करते हैं। धीरे धीरे कन्वेंट के अंधेरे राज सामने आने लगते हैं और फिर शुरू होता है एक ऐसा खेल जो सभी हदें पार करके सब कुछ तबाह कर देता है। लेकिन जब एक रात सिस्टर्स की असल शक्लें सामने आती हैं, तो यह नौकर खुद को एक ऐसे जाल में फंसा पाता है जहां से निकलना उसके लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में आगे क्या होता है। कहानी की शुरुआत सिस्टर इलीसा से होती है, जो अपने गधे के साथ जंगल के रास्ते कन्वेंट की तरफ जा रही होती है। जैसे ही वह कन्वेंट पहुंचती है, सिस्टर फ्लोरा उसके पास आकर सवाल करती है, कल रात तुम कहाँ थी? इलीसा हल्का सा मुस्कुराकर जवाब देती है, हमेशा की तरह मेरा गधा फिर से भाग गया था और उसे ढूंढने में सुबह हो गई। फ्लोरा शक भरी नजरों से कहती है, मैं तो हर रात गेट अच्छे से लॉक करती हूँ, तो यह हर बार कैसे भाग जाता है? इतने में कन्वेंट का माली लियो वहां से गुजरता है और उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन सिस्टर्स उस पर गुस्सा करती हैं और उसे भगा देती हैं। आगे हम देखते हैं कि सभी सिस्टर्स चर्च में एकत्र होती हैं और सुबह की प्रेयर करती हैं। प्रेयर के बाद कन्वेंट की सुपीरियर सिस्टर मरिया इलीसा से सख्ती से पूछती हैं, कल रात तुम कहाँ थी? तो इलीसा वही पुराना जवाब देती है कि उसका गधा भाग गया था और वह उसे ढूंढने गई थी। यह सुनकर सिस्टर मरिया कुछ नहीं कहती, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता दिखाई देती है। पर इस गधे के बार बार भागने के पीछे एक बड़ा राज छुपा है जो जल्द सामने आने वाला है, इसलिए कहानी में बने रहिए। दूसरी तरफ हम सिस्टर जेन्नी को देखते हैं, जो कन्वेंट के बंधन से निकलकर अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ सिस्टर फ्लोरा और सिस्टर मरिया किसी विषय पर बात कर रही होती हैं। तभी फ्लोरा की नजर एक पुरानी किताब पर पड़ती है, जिसमें एक अजीब सी जादुई विधि का जिक्र होता है। वह उस किताब की कुछ लाइंस पढ़ती है और फिर उसे वहीं रख देती है। इसी दौरान जेन्नी के पापा उससे मिलने कन्वेंट आते हैं। बाप बेटी के बीच बातचीत शुरू होती है और जेन्नी के पापा कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहा हूँ, लेकिन दिक्कत यह है कि जो भी लड़का मिलता है वह ज्यादा दहेज मांग रहा है। यह सुनकर जेन्नी कहती है, अगर आप कन्वेंट को दिया गया डोनेशन थोड़ा कम कर दें तो शायद दहेज का पैसा जमा हो सके। लेकिन उसके पापा जवाब देते हैं, यह सही नहीं होगा, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और अपने भविष्य को सुधारने की कोशिश करो। शादी हो या न हो, तुम्हें जिंदगी अच्छे से जीनी चाहिए। यह सुनकर जेन्नी की आंखों में उदासी छा जाती है, क्योंकि वह शादी करके एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती थी। अगले दिन हम देखते हैं कि तीनों सिस्टर्स एक साथ कन्वेंट से बाहर जा रही होती हैं। वे अपने धुले हुए कपड़े लेकर जा रही होती हैं, लेकिन जेन्नी के मन में अब भी अपने पापा से हुई बात चल रही होती है। वह यह बात इलीसा और फ्लोरा को बताती है, जिसे सुनकर वे भी उदास हो जाती हैं। तभी उनकी नजर कन्वेंट के माली लियो पर पड़ती है, जो एक किनारे खड़ा होकर उन्हें अजीब नजरों से देख रहा होता है। यह देखते ही तीनों का गुस्सा भड़क उठता है और अंदर जाकर गुस्से में उसका सामान फेंकने लगती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वे उसे बुरी तरह पीटने लगती हैं और कन्वेंट से निकल जाने का हुक्म देती है। दूसरी तरफ हम फादर थॉमस को देखते हैं, जो सिस्टर्स के धुले हुए कपड़े बाजार में बेचने के लिए ले जा रहे होते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात लियो से होती है, जो उनके सामने हाथ जोड़कर कहता है, फादर मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं अब इस कन्वेंट में काम नहीं करना चाहता। इन 3 सिस्टर्स ने मेरी बहुत बुरी तरह पिटाई की और मुझे जंगली भेड़िया तक कह दिया। यह सिलसिला हर बार दोहराया जाता है। फादर थॉमस उसे समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, तुम बस 3 दिन और रुको, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन लियो यह बात मानने से इनकार कर देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम कन्वेंट से थोड़ी दूर एक हवेली में लॉर्ड ब्रूनो को देखते हैं, जो अपनी पत्नी फ्रांसिस्का के साथ खाना खा रहे होते हैं। दोनों बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन फ्रांसिस्का का ध्यान नौकर माइकल की तरफ होता है और माइकल भी अपनी मालकिन की तरफ देख रहा होता है। उनके हाव भाव से यह जाहिर होता है कि दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। जैसे ही रात ढलती है, फ्रांसिस्का और माइकल एक दूसरे के साथ होते हैं। फ्रांसिस्का गुस्से से कहती है, मेरा पति सिर्फ बातें बनाना जानता है, मगर मुझे कभी खुश नहीं रख सका। दोनों करीब आने ही वाले होते हैं कि अचानक ब्रूनो के कदमों की आहट सुनाई देती है। माइकल तुरंत खिड़की की तरफ भागने लगता है, लेकिन ब्रूनो की नजर उस पर पड़ जाती है। वह अपने सभी नौकरों को बुला लेता है और सबके कमरों की तलाशी लेने लगता है, लेकिन माइकल समझदारी से काम लेता है। वह जल्दी से अपने कमरे तक पहुंचकर सोने का नाटक करने लगता है। ब्रूनो हर नौकर का अलग अलग जायजा लेता है और जब माइकल के पास आता है तो उसकी सांसों की तेज रफ्तार देखकर शक होने लगता है। अंधेरा होने की वजह से पहचान नहीं पाता, लेकिन एक चाल चलते हुए माइकल के बालों का एक छोटा हिस्सा काट लेता है ताकि सुबह इस बात का पता लगाया जा सके। मगर ब्रूनो के जाने के बाद माइकल चतुराई से काम लेकर सभी नौकरों के भी बाल काट देता है, जिससे सबके बाल एक जैसे लगने लगते हैं।
सुबह होते ही ब्रूनो सभी नौकरों को एक लाइन में खड़ा करता है और ध्यान से देखने लगता है, लेकिन हर किसी के बाल थोड़े थोड़े कटे होने की वजह से वह असली मुजरिम को पहचान नहीं पाता। उसका गुस्सा और बढ़ जाता है और वह धमकी देता है, जिस दिन मुझे यह आदमी मिल गया उसका अंजाम सिर्फ डेथ होगा। फिर वह सभी नौकरों के बाल और छोटे करवा देता है। इसके बाद फ्रांसिस्का बिना किसी डर के माइकल के सामने जाकर कहने लगती है, तुम जितना भी छुपने की कोशिश कर लो, मेरा पति कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वह सिर्फ धमकियां देना जानता है। ब्रूनो, जो दूर से सब देख रहा होता है, इशारों से समझ जाता है कि जो आदमी उसकी इज्जत से खेल रहा है वह और कोई नहीं बल्कि माइकल ही है। बाद में जब माइकल काम कर रहा होता है, फ्रांसिस्का उसके पास जाकर जबरदस्ती करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार ब्रूनो दूर से सब कुछ देख लेता है। गुस्से में आकर वह अपने आदमियों को हुक्म देता है, उसका काम तमाम कर दो और उसे जिंदा मेरे सामने ले आओ। माइकल तुरंत खतरे को महसूस कर लेता है और अपनी जान बचाने के लिए भाग पड़ता है। ब्रूनो के आदमी उसका पीछा करते हैं, लेकिन वह किसी तरह जंगल के रास्ते निकल जाता है। कई घंटों तक भागने के बाद माइकल थक कर एक जगह रुकता है, जहां फादर थॉमस उसे देख लेता है। फादर थॉमस ने रात को थोड़ी शराब पी रखी होती है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी पलट जाती है और कपड़े भी नदी में गिर जाते हैं। माइकल बिना कुछ सोचे उनकी मदद करता है और उनके कपड़े समेट लेता है। यह देखकर फादर थॉमस उस पर मेहरबान हो जाता है और जब उसे पता चलता है कि माइकल का कोई ठिकाना नहीं है, तो वह उसे अपने साथ कन्वेंट ले जाता है। कन्वेंट पहुंचने के बाद फादर माइकल को खाना खिलाता है और एक अहम सलाह देता है, यहाँ सिर्फ तभी चैन से रह सकोगे अगर तुम गूंगा और बहरा बनकर रहो, नहीं तो यह सिस्टर्स तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगी। अगली सुबह फादर माइकल को सिस्टर मरिया से मिलवाता है और कहता है, यह लड़का काफी मेहनती है, मगर यह बोल नहीं सकता और सुन नहीं सकता, यह आज से लियो की जगह काम करेगा। मरिया उसे काम पर रख लेती है। माइकल का काम शुरू हो जाता है, लेकिन कन्वेंट की कुछ सिस्टर्स को इसके आने की कोई खबर नहीं होती। जब अलीसा उसे देखती है तो उसे एक अजनबी समझकर तुरंत कुल्हाड़ी उठाती है और गुस्से में उसकी तरफ बढ़ती है। माइकल कुछ कह नहीं सकता, लेकिन तभी सिस्टर मरिया वहां आ जाती है और बता देती है, यह हमारा नया माली है और यह गूंगा बहरा है। यह सुनकर अलीसा उसे छोड़ देती है। इसी दौरान सिस्टर मरिया और जेन्नी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। मरिया बताती है, जो कपड़े हमने सिले थे वह रास्ते में चोर लूट कर ले गए। तुम सबकी मेहनत बेकार चली गई, लेकिन हमें काम और बढ़ाना होगा। अब और लोगों को काम पर लगाएंगे ताकि जल्दी से नए कपड़े तैयार हो सके। बाद में जेन्नी और वायोला नाम की एक बुजुर्ग नन कपड़े बुनने में लगे होते हैं। सिलाई के दौरान जेन्नी का फ्रेम टूट जाता है। वह इसे ठीक करवाने के लिए माइकल के पास जाती है, मगर सिस्टर फ्लोरा छुपकर सब देख लेती है और दिल में शक बैठा लेती है। जेन्नी बिना किसी झिझक के माइकल से कहने लगती है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं जिंदगी भर सिलाई करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ और अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। माइकल चुप रहता है क्योंकि वह गूंगा बहरा होने का नाटक कर रहा होता है। जेन्नी को यकीन होता है कि माइकल कुछ सुन नहीं सकता, इसलिए वह बिना किसी डर के अपने दिल की बात कह रही होती है। रात को माइकल के कमरे में फादर थॉमस आता है और पूछता है, आज का दिन कैसा रहा? यहाँ की सिस्टर्स कभी कभी ज्यादा झगड़ा करती हैं, जिससे काम मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिक्र मत करो, वह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। बस याद रखना, उनके सामने गूंगा बहरा बने रहना, वरना यह तुम्हारी जान ले भी सकती है। माइकल हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, कुछ सिस्टर्स सच में काफी तेज हैं, लेकिन मैं अपनी तरह से सब संभाल लूंगा। एलिसा अपने कमरे में किताब पढ़ रही होती है, जब अचानक एक पत्थर उसकी खिड़की से टकराकर अंदर गिरता है। जैसे ही वह खिड़की खोलकर देखती है, सामने उसकी बचपन की दोस्त मेली खड़ी होती है। फिर दोनों मिलकर सीधा जेन्नी के कमरे का रुख करती हैं, जहां तीनों साथ बैठकर वाइन पीने लगती हैं। थोड़ी देर बाद सिस्टर फ्लोरा भी वहां पहुंच जाती है और चारों मिलकर मजे से हंसी मजाक करने लगती हैं। नशे की हालत में उनका मुख्य विषय रोमांटिक कहानियां बन जाता है। इसी बीच मिली एक खास जड़ी बूटी बॉलडोना के बारे में बताती है, जो एक निर्धारित तरीके से इस्तेमाल करने पर लड़कों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। बाकी तीनों यह सुनकर और भी उत्सुक हो जाती हैं। अगले दिन जब माइकल बागीचे में काम कर रहा होता है, तब जेन्नी उसके पास आकर एक रुमाल उसकी तरफ बढ़ाती है और कहती है, यह मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, मुझे उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। फिर वह अपने हाथों से उसके चेहरे का पसीना पोंछती है और उसके सामने बैठकर बातें करने लगती है। बातों ही बातों में अचानक वह माइकल के करीब आती है और उसे एक हल्का सा किस कर लेती है। माइकल इस इशारे को तुरंत समझ जाता है और दोनों एक दूसरे की तरफ और भी झुकने लगते हैं, लेकिन तभी चर्च की घंटी बजने लगती है, जो उन्हें एक झटके में होश में ले आती है। जेन्नी तुरंत खुद को संभालती है और प्रार्थना के लिए निकल जाती है। प्रार्थना के दौरान एलिसा की नजर जेन्नी पर पड़ती है, जिसके स्कार्फ और नाखूनों पर मिट्टी लगी होती है।
उसे तुरंत शक होने लगता है कि जेन्नी जरूर कहीं गई थी। दूसरी तरफ जब फ्लोरा और एलिसा तालाब के पास कपड़े धो रही होती हैं, तब जेन्नी वहां आकर मजाक के अंदाज में कहती है, कल की रात वाकई कमाल की थी। एलिसा थोड़ा सा कुचाती है और तुरंत सवाल करती है, तुम तो कभी इस तरफ आती भी नहीं हो और तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? जेन्नी मुस्कुराकर कहती है, मैं नए माली के साथ जमीन खोद रही थी, इस वजह से। मगर उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता क्योंकि वह कभी कोई मेहनत वाला काम नहीं करती थी। एलिसा को शक और भी बढ़ने लगता है कि कुछ न कुछ छुपाया जा रहा है। इसके बाद एलिसा और मीली एक घने जंगल की तरफ निकल पड़ती हैं और वहां बेलडोना नाम की जड़ी बूटी खोज लेती है। फिर वे दोनों मिलकर इसे पीसकर एक गाढ़ा लिक्विड बना लेती है। मीली एक अजीब रस्म के तहत एलिसा की आंखों में इस मिश्रण की कुछ बूंदें टपका देती है और उसकी उंगली थोड़ा सा काटकर खून उसके गालों पर लगा देती है। यह सब कुछ फ्लोरा छुपकर देख रही होती है। रात ढलते ही एलिसा और मीली चुपके से माइकल के कमरे में जा पहुंचती है। माइकल उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। एलिसा एक तेज चाकू निकालती है और उसकी तरफ इशारा करके कहती है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। उसके बाद दोनों उसे बेचैनी से रिझाने लगती है। माइकल पहले तो समझ नहीं पाता कि ये दोनों क्या कर रही हैं, मगर धीरे धीरे वह भी इनके जाल में फंसने लगता है। देखते ही देखते सब कुछ एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर आ जाता है। जब दोनों लड़कियां चुपके से कमरे से बाहर निकलती हैं, तभी फ्लोरा सामने आ जाती है और उन्हें रोककर पूछती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही थीं? मीली और एलिसा तुरंत एक बहाना गढ़ देती हैं और वहाँ से निकल जाती हैं, मगर फ्लोरा समझ जाती है कि यहाँ जरूर कुछ अनोखा हो रहा है। अगले दिन कन्वेंट में एक विशेष मेहमान आता है, हेड फादर लॉरेंस। फादर थॉमस और सिस्टर मरिया उनका आदर सत्कार करते हैं। इसके बीच एक दूसरी जगह जेन्नी के कमरे में माइकल पहुंचता है और दोनों एक बार फिर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जैसे ही दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं, तभी अचानक सिस्टर वायोला कमरे में आ जाती है। हड़बड़ाहट में माइकल अपनी आवाज निकाल देता है, जिससे जेन्नी चौंक जाती है, पर वह तुरंत समझदारी से सिचुएशन संभालती है और वायोला की तरफ मुड़कर उसकी मदद करने लगती है। दूसरी तरफ माइकल बिस्तर के नीचे छुप जाता है। वायोला सुन नहीं सकती थी, इस वजह से ये दोनों बच जाते हैं। उसके बाद माइकल किसी तरह खिड़की से निकलने में सफल हो जाता है। अगले दिन फ्लोरा भी माइकल को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्लान बनाती है। वह खुद बेलेडोना तैयार करती है, मगर भूल से उसे आंखों में डालने की जगह भी लेती है। फिर वह अपने हाथ से थोड़ा सा खून निकालकर अपने गालों पर मल लेती है। इधर जेन्नी माइकल के कमरे में जाकर उससे सवाल करती है, तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम गूंगे हो? इतने में फ्लोरा के आने की आहट होती है, जिसे देखकर जेन्नी जल्दी से एक कोने में छुप जाती है और माइकल तुरंत सोने का नाटक करने लगता है। बेलेडोना के असर में आई फ्लोरा माइकल के पास जाकर उसके बहुत करीब आने लगती है। उसके व्यवहार में एक अजीब बेचैनी होती है। तभी एलिसा भी वहां पहुंच जाती है, जिसे देखकर फ्लोरा भी घबरा जाती है और जल्दी से उसी कोने में छुप जाती है जहां जेन्नी पहले से मौजूद होती है। फिर एलिसा माइकल के करीब आती है, उसके हाथों को मजबूती से बांध देती है और उसकी आंखों पर पट्टी लपेटकर उसे जबरदस्ती जंगल की तरफ ले जाने लगती है। यह देखकर जेन्नी और फ्लोरा चुपकर उसका पीछा करने लगती हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह सब हो क्या रहा है? एक कन्वेंट के माली को जंगल में क्यों ले जाया जा रहा है? क्या यहाँ कोई ऐसा राज छुपा है जो अब तक किसी की नजर में नहीं आया? आगे देखते हैं कि जब दोनों उसका पीछा करते हुए जंगल के बीच पहुंचती हैं, तब तक रात हो चुकी थी। वहां एक आग जल रही होती है और उसके इर्द गिर्द कई लड़कियां अजीब तरीके से नाच रही होती हैं, जबकि पास ही माइकल को बांधकर रखा गया था। यह देखकर जेन्नी धीरे से बोलती है, आखिर यह लोग क्या करने वाले हैं? इस पर फ्लोरा कहती है, मैंने एक विधि के बारे में सुना था जिसमें इंसान की बाली देकर कुछ लड़कियां अलौकिक शक्ति हासिल करती हैं। इसी दौरान यह पता चलता है कि एलिसा रोज किसी न किसी बहाने से यहाँ आती थी और अब मिली भी इस सब में शामिल हो चुकी थी। जब एलिसा और मिली माइकल की बाली देने वाली होती हैं, तभी माइकल डर के मारे जोर से चिल्ला उठता है, मुझे छोड़ दो। इससे सबको समझ आ जाता है कि माइकल ना तो गूंगा है और ना ही बहरा। इतने में फ्लोरा भी नशे में अपना आपा खो बैठती है और उन लड़कियों के साथ मिलकर नाचने लगती है। यह देखकर बाकी लड़कियां घबरा जाती हैं और वहां से भागने लगती हैं। मिली फ्लोरा को रोकने की कोशिश करती है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ एलिसा जब माइकल को मारने वाली होती है, तभी जेन्नी आकर उससे चाकू छीन लेती है और माइकल की जान बचा लेती है। इधर फ्लोरा और मिली की झड़प के दौरान फ्लोरा एक लकड़ी उठाकर मिली को जोर से मार देती है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। फिर वह मिली के कपड़े पहनकर उसके गधे को लेकर कन्वेंट की तरफ भाग जाती है। कन्वेंट पहुंचकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे फादर लॉरेंस बाहर आते हैं। फ्लोरा हंसते हुए उनसे कहने लगती है कि एलिसा एक चुड़ैल है। लेकिन तभी जेन्नी, एलिसा और माइकल भी वहां पहुंच जाते हैं और जेन्नी फादर से कहती है, यह सब झूठ है, फ्लोरा सिर्फ नशे में बकवास कर रही है। फ्लोरा इसका विरोध करती है और कहती है, नहीं, यह सच है, यह सब लोग जंगल में अजीब हरकतें कर रहे थे। फादर लॉरेंस को गुस्सा आ जाता है और वह तुरंत मरिया को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि यह सब क्या हो रहा है।
तभी अचानक फादर थॉमस मरिया के कमरे से बाहर आते हैं, जो देखकर सब चौंक जाते हैं। लेकिन फादर लॉरेंस तुरंत समझ जाते हैं कि असल में कन्वेंट में क्या चल रहा था। अगले दिन फादर लॉरेंस सबको उनके गुनाहों की सजा सुनाते हैं और सबको गॉड से माफी मांगने के लिए कहते हैं। फादर थॉमस को सबसे बड़ी सजा मिलती है क्योंकि वह कन्वेंट के जिम्मेदार थे। उन्हें एक ऐसे आश्रम भेज दिया जाता है जहां सिर्फ पुरुष रहते हैं। माइकल को लॉर्ड ब्रूनो के हवाले कर दिया जाता है, जहां सिपाही उसे तुरंत कैदी बना लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि तीनों सिस्टर्स एक दूसरे से माफी मांगती हैं क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि उन्होंने गलत किया है। पर अब उन्हें माइकल की चिंता होने लगती है। उन्हें पता था कि लॉर्ड ब्रूनो उसे मार डालेगा, इसलिए वह उसे बचाने की योजना बनाती है। दूसरी तरफ लॉर्ड ब्रूनो ने माइकल को कैदी खाने में डाल दिया था और फिर वहां आकर उससे कहता है, मैंने अपनी पत्नी को जंगली जानवरों के साथ बांध दिया है ताकि वह तड़प तड़प कर मरे और कल तुम्हें इससे भी भयानक सजा मिलेगी। इसके बाद जब ब्रूनो चला जाता है, माइकल सिपाहियों से अपनी जान छोड़ने की गुजारिश करता है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनते। कुछ देर बाद एक कछुआ जलती हुई मोमबत्ती के साथ धीरे धीरे चलने लगता है। सिपाही इसे देखकर चौंक जाते हैं और जाने लगते हैं कि यह कैसे हो रहा है। असल में इस कछुए को सिस्टर्स ने छोड़ा था। जैसे ही सिपाही वहां से हटते हैं, तीनों सिस्टर्स चुपके से माइकल को कैदी खाने से निकाल लेती हैं और उसकी जगह एक पुतला रख देती हैं। फिर माइकल को सिस्टर के कपड़े पहनाकर वह जंगल की तरफ भागने लगती है। दूसरी तरफ मरिया को देखा जाता है, जो एक गधा लेकर फादर थॉमस से मिलने आई होती है। दोनों अलग होकर रह नहीं पा रहे थे क्योंकि अब उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत हो चुकी थी। लेकिन तभी कुछ आवाज सुनकर वह दोनों छुप जाते हैं। एलिसा वहां आकर गधे को देख लेती है और हैरान हो जाती है कि यह यहाँ कैसे आया, लेकिन फ्लोरा उसे जल्दी से लेकर वहां से निकल जाती है। जब वह चले जाते हैं, तब मरिया और फादर थॉमस बाहर निकलते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि तीनों सिस्टर्स ने मिलकर माइकल को कैदी खाने से छुड़ा लिया है। यह सब देखकर वह दोनों मुस्कुराने लगते हैं। इसी के साथ यह रोमांचक कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।